आज हम एक बहुत ही अहम बल्कि संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और भारत का विभाजन। जी। अक्सर क्या होता है कि विभाजन की बात में कुछ ही नाम, कुछ ही नजरिए सामने आते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे अंबेडकर के विचारों की गहराई में जाने की, खास तौर पर उनकी उस किताब के हवाले से, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का विभाजन। जी, जो उन्होंने 1940 में लिखी थी और बाद में उसको अपडेट भी किया। काफी प्रभावशाली किताब है वो। बिल्कुल। तो हमारे पास स्रोत के तौर पर उसी किताब के कुछ जरूरी हिस्से हैं। ये उस समय का विश्लेषण है जब देश एक तूफान से गुजर रहा था। आजादी सामने दिख रही थी, लेकिन वो बंटवारे का खतरा भी था। तो हमारा मकसद अंबेडकर के उस तर्कपूर्ण और साफ कहूं तो बेबाक दृष्टिकोण को समझना है। हाँ, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, वो क्या देख रहे थे जो शायद उस वक्त बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे। जरा सोचिए, माहौल कैसा था। अंग्रेज जाने वाले थे। जी। हिंदू मुसलमानों में शक, दूरी वो बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल। विश्वास काफी कम हो गया था। मुस्लिम लीग पाकिस्तान पर अड़ी थी, कांग्रेस अखंड भारत पर। ऐसे में अंबेडकर ने भावनाओं से परे जाकर तथ्यों और तर्कों से बात की। हाँ, उन्होंने भावनाओं को हावी नहीं होने दिया अपने विश्लेषण पर। और उन्होंने शुरू में ही कहा कि इस मुद्दे को सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान बनकर नहीं देखना है। सही बात है। बल्कि एक क्या कहते हैं, निष्पक्ष बुद्धिजीवी की तरह, एक यथार्थवादी की तरह देखना है। जी, इंसानियत के नजरिए से। हाँ, तो चलिए इसी नजरिए से उनके विश्लेषण को खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये कि अंबेडकर की नजर में ये नौबत आई क्यों? विभाजन की जड़ें कहाँ थीं? क्या ये बस कुछ नेताओं की जिद थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंबेडकर के लिए ये कोई अचानक हुई चीज नहीं थी, ना ही ये सिर्फ चंद नेताओं की महत्वाकांक्षा का नतीजा था। वो इसे भारतीय समाज में सदियों से जो बीमारियां पनप रही थीं, उनका एक लक्षण मानते थे। जैसे असमानता, आपसी अविश्वास और जो समुदायों के बीच सामाजिक और राजनीतिक दूरी बढ़ रही थी वो। अच्छा। उन्होंने साफ कहा कि भाई, हिंदू मुस्लिम एकता सिर्फ नारों से या समझौतों से नहीं आएगी। हाँ, मंच पर बोलने से तो नहीं। बिल्कुल। उसके लिए जमीन पर सामाजिक बराबरी चाहिए, राजनीतिक न्याय चाहिए और सबसे बढ़कर आपसी सम्मान, भाईचारा चाहिए। और उनका मानना था कि उस वक्त समाज में इन चीजों की बहुत कमी थी। बातें थी पर अमल नहीं था। समाज अंदर से बटा हुआ था। आपने सामाजिक बराबरी और भाईचारे की बात की, और यहीं पर शायद अंबेडकर का विश्लेषण सबसे अलग खड़ा होता है। जी। उन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को सिर्फ धार्मिक कट्टरता कहकर नहीं टाल दिया, है ना? माना? उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान की मांग के पीछे मुसलमानों के एक बड़े तबके के मन में एक गहरा डर था, एक असुरक्षा की भावना थी। किस बात का डर? डर ये कि आजाद भारत में जहां हिंदुओं का बहुमत होगा, वहां उनके हित, उनकी संस्कृति, उनके राजनीतिक अधिकार शायद सुरक्षित ना रहें। उन्हें बराबरी का दर्जा न मिले, वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएं। अच्छा। अंबेडकर ने इस डर को समझने पर जोर दिया और कहा कि इसे पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं कह सकते। उस वक्त के हालात ऐसे थे। हाँ, उस वक्त का जो सामाजिक राजनीतिक माहौल था, उसमें ये डर कहीं ना कहीं वास्तविक लगता था। उसे समझने की जरूरत थी। और इस डर के लिए उन्होंने सिर्फ मुस्लिम लीग को जिम्मेदार नहीं माना, उन्होंने हिंदू समाज की तरफ भी उंगली उठाई। बिल्कुल उठाई, और बहुत तीखे सवाल उठाए। ये उनके विश्लेषण का, कह सकते हैं, केंद्रीय बिंदु था। उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि जो हिंदू समाज खुद हजारों जातियों में बटा है, हाँ, जहां एक जाति दूसरी को नीचा मानती है, जहां करोड़ों लोग अछूत माने जाते हैं, जिन्हें बुनियादी इंसानी हक भी नहीं मिलते, जी, वो समाज भला मुसलमानों को बराबरी, न्याय और सुरक्षा का भरोसा कैसे दे सकता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल था। बहुत बड़ा उनका सवाल था। जो अपने घर के अंदर ही बराबरी और भाईचारा नहीं ला सका, वो बाहर वालों से कैसे निभाएगा? तो उनका मतलब था कि अगर हिंदू समाज में जातिवाद ना होता, अगर अंदरूनी बराबरी होती, हाँ, तो शायद मुसलमानों में ये असुरक्षा की भावना इतनी ना बढ़ती, हाँ, और पाकिस्तान की मांग कमजोर होती। बिल्कुल। उन्होंने साफ लिखा अपनी किताब में कि हिंदू समाज असल में एक राष्ट्र बन ही नहीं पाया है। राष्ट्र नहीं बन पाया। हाँ, वो कहते थे ये हजारों अलग थलग जातियों का एक ढीला ढाला झुंड है। हाँ, जिसमें सच्ची राष्ट्रीय चेतना, आपसी जुड़ाव वो है ही नहीं। जब समाज के अंदर ही इतनी दीवारें हैं, भाईचारा सिर्फ अपने जाति तक है, तो फिर एक मजबूत जुड़ा हुआ राष्ट्र कैसे बनेगा? सही बात है। और इसी अंदरूनी कमजोरी ने उनके हिसाब से अलगाववादी ताकतों को मौका दिया, उन्हें बल दिया। तो फिर इस सब को देखते हुए क्या अंबेडकर विभाजन चाहते थे? क्या वो इसके पक्ष में थे,
ये सवाल तो उठता ही है। हाँ, उठता है, लेकिन जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। उन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया जैसे मुस्लिम लीग कर रही थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने इसे एक अपरिहार्य सच्चाई के तौर पर देखा, मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, एक कड़वी हकीकत। तो वो पक्ष विपक्ष से हटकर देख रहे थे। हाँ, वो स्थिति का एक ऑब्जेक्टिव, एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर रहे थे। उनका कहना था कि ये अब सिर्फ दो धर्मों का झगड़ा नहीं रहा। फिर क्या बन गया था? ये दो अलग राष्ट्रीयताओं या कहिए दो अलग मानसिकताओं का टकराव बन गया था, जिनके हित अलग थे, जिनके भविष्य की कल्पनाएं अलग थीं। एक तरफ बहुसंख्यक हिंदू मानसिकता जो सत्ता पर अपना स्वाभाविक हक समझ रही थी, दूसरी तरफ मुस्लिम मानसिकता जो अपने भविष्य के लिए सुरक्षा की गारंटी चाहती थी। और जब भरोसा खत्म हो गया? हाँ, जब विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया तो साथ रहना मुश्किल हो गया था, बल्कि शायद खतरनाक भी। और इसी नजरिए से उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की भूमिका पर सवाल उठाए थे। जी हाँ, अपनी किताब में उन्होंने दोनों की ही काफी आलोचना की है। कांग्रेस की क्यों? वो तो सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती थी। हाँ, दावा तो था, लेकिन अंबेडकर का कहना था कि व्यवहार में कांग्रेस काफी हद तक हिंदुओं के हितों का ही प्रतिनिधित्व करती दिखी, और उसने शायद अनजाने में ही मुसलमानों को अलग थलग महसूस कराया। अच्छा, और मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग तो खैर शुरू से ही सिर्फ मुसलमानों की पार्टी थी। उसने अपने समुदाय के डर को और बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रीय एकता की बजाय मजहबी पहचान ज्यादा मजबूत हो गई। अंबेडकर को लगा कि दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय हित से ज्यादा अपने अपने वोट बैंक या कम्युनिटी बेस को देख रही थीं, और इस चक्कर में उन्होंने अनजाने में विभाजन की जमीन तैयार कर दी। कोई भी दूसरे की चिंता समझने को तैयार नहीं था। हाँ, ऐसा ही लगता है। कोई दूसरे के डर को, उसकी चिंताओं को संजीदगी से सुनने और उसका हल निकालने को तैयार नहीं देखा। और जिन्ना की जो मांग थी पाकिस्तान की, उसे अंबेडकर ने कैसे देखा? क्या वो इसे सिर्फ जिन्ना की जिद मानते थे? नहीं, उन्होंने इसे सिर्फ एक व्यक्ति की जिद या सियासी महत्वाकांक्षा की तरह नहीं देखा। तो? उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से की सामूहिक भावना, उनकी असुरक्षा का प्रतीक माना। और उन्होंने बार बार जोर दिया कि हमें सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि मुसलमान या जिन्ना बंटवारा चाहते थे, बल्कि हमें पूछना चाहिए कि वो ऐसा क्यों चाहते थे, उनके डर क्या थे, उनकी चिंताएं क्या थीं। उन्हें समझना जरूरी है, चाहे हम उनसे सहमत हों या ना हों। अंबेडकर के हिसाब से जिन्ना की मांग के पीछे अपने समुदाय के भविष्य को सुरक्षित करने की गहरी चिंता थी, जिसे हिंदू लीडरशिप या तो समझ नहीं पाई या संबोधित नहीं कर पाए। यहीं पर उनका वो मशहूर और विवादास्पद वाक्य आता है, अ सेफ डिवीजन इज बेटर देन अ डेंजरस यूनिटी। जी हाँ, एक सुरक्षित विभाजन एक खतरनाक एकता से बेहतर है। इसका क्या मतलब था उनके लिए? देखिए, ये वाक्य उनके यथार्थवाद को दिखाता है, सच को स्वीकार करने की हिम्मत को। इसका ये मतलब नहीं था कि वो विभाजन को अच्छा मानते थे, बिल्कुल नहीं। तो फिर उनका तर्क था कि अगर साथ रहने का मतलब है लगातार दंगे, खून खराबा, नफरत, अन्याय, अगर एकता सिर्फ जबरदस्ती की है जिसमें शांति और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, तो ऐसी खतरनाक और अस्थिर एकता से बेहतर है कि रास्ते अलग कर लिए जाएं, ताकि कम से कम दोनों पक्ष शांति से तो रह सकें। मतलब वो एक तरह से गृह युद्ध का खतरा देख रहे थे, अगर देश नहीं बटा तो। बिल्कुल, उन्हें डर था कि अंग्रेजों के जाते ही सत्ता के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में खुला संघर्ष छिड़ सकता है, जो पूरे देश को सिविल वॉर की आग में झोंक देगा। भयानक। हाँ, लाखों लोग मारे जाते, देश तबाह हो जाता। इस भयानक संभावना को देखते हुए उन्हें लगा कि विभाजन चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, शायद उस महाविनाश से बचने का एक व्यवहारिक रास्ता हो सकता है। हालांकि वो अवांछनीय था। तो ये एक तरह से लेसर ऑफ टू इविल चुनने जैसा था, दो बुराइयों में से कम बुराई। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये कोई आदर्श हल नहीं था, ये एक त्रासदी को टालने की एक दुखद कोशिश थी। तो अगर हम इस पूरी बात को समझे तो अंबेडकर के लिए विभाजन असल में भारत की या भारतीय समाज की एक बड़ी नाकामी का प्रतीक था। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये इस बात का सबूत था कि हम एक राष्ट्र के तौर पर अपने समाज में वो बराबरी, वो न्याय, वो भाईचारे की मजबूत नींव नहीं बना पाए, जिस पर सारे समुदाय, खासकर अल्पसंख्यक, भरोसे के साथ खड़े रह सकें। ये हमारी सामाजिक और राजनीतिक, कह लीजिए, अपरिपक्वता का नतीजा था। अंबेडकर ने बड़ी बेबाकी से लिखा कि हिंदू समाज का अहंकार, मतलब अपनी संख्या और सामाजिक स्थिति का घमंड, और मुस्लिम समाज का डर, यानी भविष्य को लेकर असुरक्षा,
ये दो ऐसी दीवारें बन गई जिन्होंने स्थायी शांति और एकता का रास्ता बंद कर दिया। एक झुकने को तैयार नहीं, दूसरा भरोसा करने को। बिल्कुल यही स्थिति बन गई थी। और इसी नाकामी को देखते हुए उन्होंने भविष्य के भारत के लिए एक चेतावनी भी दी थी, जो शायद आज भी जरूरी है। हाँ, और ये उनके विश्लेषण का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है जो आगे देखता है। जी। उन्होंने चेताया क्या? कि अगर आजाद भारत ने इतिहास से सबक नहीं सीखा, अगर हिंदू समाज ने अपनी मानसिकता नहीं बदली, अगर उसने अपने अंदर की असमानताओं, खासकर जातिवाद और छुआछूत को जड़ से खत्म नहीं किया, हाँ। और अगर उसने सारे नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, बराबरी और न्याय का सच्चा एहसास नहीं कराया, तो आज भले मुसलमान अलग हुए, कल कोई और दबा हुआ शोषित समुदाय भी अपने अलग अस्तित्व या अधिकारों की मांग कर सकता है। ये तो बहुत गंभीर चेतावनी थी। हाँ, और ये सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थी, ये आने वाले दशकों के भारत के लिए एक स्थायी सबक था। तो जब बंटवारा हो गया, भारत आजाद हुआ, तब अंबेडकर का नजरिया क्या बना? भविष्य का भारत कैसा हो उनकी नजर में? देखिए, विभाजन की त्रासदी के बाद अंबेडकर का पूरा ध्यान इस पर लग गया कि जो बचा हुआ भारत है वो कैसा बनेगा। हाँ। उन्होंने संविधान सभा में और बाहर भी बार बार जोर दिया कि भारत को अब चुनना होगा। क्या चुनना होगा? कि क्या वो अतीत की तरह एक हिंदू बहुल धार्मिक पहचान वाला देश बनेगा, या फिर एक आधुनिक लोकतांत्रिक और सबसे जरूरी एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर राष्ट्र बनेगा। और उनका मत क्या था? उनका मत बिल्कुल साफ था कि भारत का भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक सेक्युलर राष्ट्र बनने में ही सुरक्षित है। सेक्युलर राष्ट्र मतलब जहां धर्म इंसान का निजी मामला हो और देश का शासन कानून और संविधान से चले, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं। उनके लिए सेक्युलरिज्म इतना जरूरी क्यों था? धर्म और राजनीति को अलग रखना क्यों इतना अहम था? अंबेडकर का मानना था, और इतिहास इसका गवाह है, कि जहां भी धर्म ने राजनीति पर कब्जा किया है, हाँ। वहां अल्पसंख्यकों पर, असहमत लोगों पर, कमजोरों पर जुल्म हुए हैं। वहां व्यक्तिगत आजादी, सामाजिक बराबरी, इनका गला घोटा गया है। धर्म अक्सर ऊंच नीच, भेदभाव, असहिष्णुता सिखाता है, जबकि लोकतंत्र बराबरी, आजादी और भाईचारे की बात करता है। ये दोनों सिद्धांत एक तरह से विरोधी हैं। अच्छा। इसलिए अगर भारत को सच्चा लोकतंत्र बनना है, जहां हर नागरिक बिना डर के जी सके, तरक्की कर सके, तो उसे धर्म को राजनीति से, कानून से, शिक्षा से पूरी तरह अलग रखना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? उन्होंने साफ चेताया था कि अगर भारत सेक्युलरिज्म के रास्ते से भटका, तो ये देश भविष्य में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर नए बंटवारों और झगड़ों का शिकार हो सकता है। ये तो काफी दूर की सोच थी। जी। अच्छा, उन्होंने सेक्युलरिज्म पर तो जोर दिया ही, साथ में सामाजिक राष्ट्र बनाने की बात भी कही थी, सोशल नेशन। इसका क्या मतलब था? हाँ, ये उनकी सोच का एक बहुत गहरा पहलू था। उनका कहना था कि भारत को सिर्फ एक पॉलिटिकल नेशन, एक राजनीतिक राष्ट्र बनकर नहीं रह जाना है। जिसका मतलब सिर्फ एक सरकार, झंडा, नक्शा। हाँ, बस इतना ही नहीं। भारत को एक सोशल नेशन, एक सामाजिक राष्ट्र बनना होगा। वो कैसे? उसका क्या मतलब? मतलब एक ऐसा समाज बनाना जहां सिर्फ कानून में ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में, उनके रोजमर्रा के व्यवहार में जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, जहां हर इंसान को इज्जत महसूस हो, बराबरी महसूस हो। अच्छा। जहां भाईचारा सिर्फ संविधान के पन्नों में ना हो, बल्कि सड़कों पर, गांव में, शहरों में लोगों के रिश्तों में दिखे। उनका मानना था कि सच्ची राष्ट्रीय एकता तभी आएगी जब समाज अंदर से न्यायपूर्ण और बराबर बनेगा, वरना राजनीतिक एकता तो बस एक ऊपरी ढांचा रह जाएगी, कमजोर सा। तो फिर इस सब के बाद अंबेडकर की नजर में हल क्या था? रास्ता क्या था आगे का, भारत को मजबूत और न्यायपूर्ण बनाने का? उनका सूत्र बहुत साफ था और शक्तिशाली भी। उन्होंने बार बार कहा, न्याय के बिना एकता संभव नहीं है, और अगर है भी तो वो दिखावा है, एक जबरदस्ती का बंधन जो कभी भी टूट सकता है। तो जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, रिश्ते सुधारने की, भरोसा बनाने की जिम्मेदारी तो दोनों तरफ की होती है, लेकिन उन्होंने खास तौर पर बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदू समाज पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली। क्या जिम्मेदारी? उन्होंने कहा कि पहल, लीडरशिप वो बहुसंख्यक समाज को लेनी होगी, उसे उदारता दिखानी होगी, उसे आगे बढ़कर बराबरी और न्याय का हाथ बढ़ाना होगा, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय
सुरक्षित महसूस करें, सम्मानित महसूस करें और महसूस करें कि वो भी इस राष्ट्र का एक बराबर का हिस्सा है। इसी से जुड़ा उनका एक और कथन है जो बहुत सीधा और शायद चुभने वाला भी है। जी हाँ, उन्होंने लिखा था, अगर बहुसंख्यक न्यायप्रिय नहीं होगा तो अल्पसंख्यक कभी वफादार नहीं बनेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। इसका मतलब गहरा है कि राष्ट्र के प्रति वफादारी, देशभक्ति, ये किसी पर थोपी नहीं जा सकती। वो कब आती है? वो तब पैदा होती है जब नागरिक महसूस करते हैं कि ये देश उनका है, इसमें उनके अधिकार सुरक्षित है, उनके साथ न्याय हो रहा है। सच्ची आज़ादी और राष्ट्र निर्माण सिर्फ संविधान बनाने या चुनाव कराने या सेना रखने से नहीं होता। तो किससे होता है? ये देश के नागरिकों की चरित्र से होता है, उनके आपसी व्यवहार में बराबरी, न्याय, भाईचारे की भावना से होता है, संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उसके पालन से होता है। तो आखिर में अंबेडकर का अंतिम लक्ष्य क्या था? सिर्फ विभाजन का विश्लेषण करना या कुछ और? नहीं, सिर्फ विश्लेषण नहीं। उनका लक्ष्य था उस विश्लेषण से सबक लेकर भविष्य बनाना। कैसा भविष्य? उनका पूरा जीवन, उनका सारा संघर्ष एक ऐसे भारत के लिए था जो सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद ना हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी न्यायपूर्ण हो, बराबरी वाला हो। उनका मानना था कि भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो मनुवाद यानी जाति आधारित ऊंच नीच और भेदभाव की सोच और हर तरह की धार्मिक कट्टरता और नफरत से कितनी जल्दी और कितनी पूरी तरह मुक्त होता है। एक प्रबुद्ध भारत का सपना। जी बिल्कुल, जहां हर नागरिक को गरिमा मिले, अवसर मिले। तो अगर हम डॉक्टर अंबेडकर के विभाजन पर विचारों का सार निकालें तो मुख्य संदेश क्या है? ये सिर्फ इतिहास का विश्लेषण तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चेतावनी भी है और एक तरह का रोड मैप भी। अच्छा, मुख्य संदेश यही है कि विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक या भौगोलिक घटना नहीं थी। ये हमारी सामाजिक विफलता, हमारी नैतिक कमजोरी का नतीजा था। ये एक चेतावनी थी कि राष्ट्र की असली नींव ईंट पत्थर या सरहदों से नहीं बनती, वो बनती है न्याय, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों से। जी। अंबेडकर हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्र की सच्ची ताकत उसकी फौज या अर्थव्यवस्था में उतनी नहीं है जितनी उसके समाज की अंदरूनी एकता और न्यायप्रियता में है। जो देश अपने ही नागरिकों में भेदभाव करता है, जो अपने अल्पसंख्यकों या कमजोर वर्गों को सुरक्षा और सम्मान नहीं दे पाता, वो अंदर से खोखला होता है और वो संकटों का सामना नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो बाहरी या भीतरी किसी भी संकट का सामना करने में अक्षम साबित हो सकता है। सच्ची राष्ट्रीय सुरक्षा असल में सामाजिक न्याय से ही पैदा होती है। और जाते जाते अंबेडकर की वो चेतावनी फिर से याद आती है। कौन सी? कि अगर हमने इतिहास से सबक नहीं सीखा, अगर हमने सामाजिक न्याय और बराबरी को सिर्फ किताबों में रखा, जमीन पर नहीं उतारा, तो भविष्य में भले ही देश की भौगोलिक सीमाएं ना बटें, लेकिन समाज के अंदर, दिलों में, दिमागों में, समुदायों के बीच नई दीवारें, नए विभाजन खड़े हो सकते हैं। जी हाँ, ये उन्होंने कहा था और ये आज भी उतना ही सच लगता है। ये आज के भारत के सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना? बिल्कुल। कि अंबेडकर की ये लगभग 80 साल पुरानी चेतावनी आज के दौर में, जब हम कई तरह की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चुनौतियों से गुजर रहे हैं, कितनी प्रासंगिक है। क्या हम उन विभाजनों को देख पा रहे हैं जो शायद सरहदों पर नहीं, बल्कि हमारे समाज के अंदर पनप रहे हैं? इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। जी।